नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का JH गुरु में। तो दोस्तों देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट आ चुका है। 22 मार्च 2026 को आपका एग्जाम निर्धारित किया गया है और आज से हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं और आपके लिए स्पेशल, यानी कि जिस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर की जैसा कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, अब समय आपके पास कम है, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। सिलेबस बहुत बड़ा है और कवर करना होगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि चिपको आंदोलन शुरू कब हुआ था। 1973 में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। प्रमुख इसका नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा था और इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि जो वृक्ष है उसको काटने से रोकना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में हुबहू आएगा। आमीटर पर प्रतिरोध होते हैं। देखिए, आमीटर पर प्रतिरोध जो होते हैं बहुत छोटा होते हैं, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, आपसे देखिएगा, हमको बताइएगा कि एम्पियर से क्या मापा जाता है। आपसे हमको बता सकते हैं जो आपका एम्पियर होता है इससे हम क्या मापते हैं, एम्पियर से क्या मापते हैं, नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन हम अगला सेशन में भी आपको हम करवाए थे, क्योंकि ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये नारा एडॉल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था, जो जर्मनी का तानाशाह था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। नाजीवाद का विचारधारक कौन था? तो याद रखिएगा हिटलर ही था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। देखिए, वर्साई की संधि आप सभी को पता है, जो 1919 में आपका वर्साई की संधि होता है। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 14 से लेकर 18 तक जो चला था, उसी विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि किया गया था, 1919 में हुआ था। तो इसी संधि को जर्मनी कठोर और अपमानजनक संधि मानता है। तो वर्साई की संधि इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। और आपसे को बताना चाहते हैं, आपके लिए हम स्पेशल एप्लीकेशन पे एक न्यू क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जहां पे टू द पॉइंट चीजें हम आपको कंप्लीट करवा देंगे कम समय में। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तमाम चीज हम आपको इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट करवा देंगे। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिल जाएगा और सब्जेक्ट का ई बुक, वही ई बुक जो टू द पॉइंट चीजें हो उसमें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाएंगे इसी में। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 3 का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। पेपर 3 पे आप पकड़ कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, जो हम आपको कम समय में टू द पॉइंट चीजें आपको कंप्लीट करवा देंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बहुत ही कम फी रखे हैं ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो चैनल का नाम है JH गुरु, इसी नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए ताकि आप एक सीट पक्का कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। चलिए आपसे हमको यह बताइएगा, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। डेट नीचे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो याद रखिएगा गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अच्छा, गन्ना सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, बता सकते हैं कोई हमें? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है।
तो देखिए रेशम मार्ग की बात किया जाए, ये क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, चीन से आरंभ होता है और समाप्ति इसका यूरोप में है, याद रखिएगा आप सभी। मुख्य उद्देश्य क्या था, रेशम व्यापार हो गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना हो गया, ये सभी इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए अगर चीनी उत्पादन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पे आता है। इसके अलावा आलू का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, दूध का उत्पादन, उसके बाद गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्रफल के हिसाब से। हालांकि प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, बात समझे। असम चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, असम का गुवाहाटी। और वहीं पर अच्छा किस्म की चाय की बात किया जाए तो वह आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का करता है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, याद रखिएगा आप सभी। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो बाबा बुदन की पहाड़ी फेमस है, याद रखिएगा आप सभी। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार में जो है जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। देखिए पहले था 21 वर्ष, याद रखिएगा पहले कितना था 21 वर्ष। एक हुआ था 61वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, ये आपका 1989 में हुआ था। जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके तहत जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। तो ये डेट को आप याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से कुछ प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताना चाह रहे थे। यहाँ से कुछ प्रश्न आप याद रखिएगा। अगर भारत में बात किया जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो अगर भारत में जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व वो कहाँ पर है, बिहार में लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा सबसे कम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये एक फैक्ट को याद रखिएगा। अच्छा यहीं से एक आप सभी प्रश्न याद रखिएगा कि अगर देश में साक्षरता दर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो किस राज्य का है, वो केरल राज्य का है। अच्छा भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 74.4% के अप्रोक्स में है। इसमें अगर पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष 82.14% के अप्रोक्स में, और महिला की बात किया जाए तो 65.46% के अप्रोक्स में जो है कि साक्षरता दर है। तो पुरुष कितना होगा 82.14, महिला 65.46% के अप्रोक्स में, ध्यान दीजिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद हरियाणा की बात किया जाए तो यहाँ सबसे कम है, हरियाणा में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इतना प्रश्न इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1920 में, ध्यान दीजिएगा। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और हालांकि 1922 में वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी कांड के कारण। मतगणना का कार्य कौन करता है, तो देखिए मतगणना का कार्य वो आपका निर्वाचन आयोग ही करता है, याद रखिएगा। प्लस में चुनाव कराने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही है। जैसे मतदाता सूची जो तैयार किया जाता है वो आपका निर्वाचन आयोग के ही द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्धि हैं, यानी कि समृद्ध हैं। तो किसके लिए विख्यात है, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो कोयला के लिए, याद रखिएगा आप सभी। तो कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला देखने के लिए मिलता है। हालांकि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन जो करता है वो आपका छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका झारखंड है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हालांकि झारखंड जो है, झारखंड भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा प्रथम स्थान रखता है। अच्छा सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, तो देखिए अमरकंटक जो नहीं है वो आपका ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि आपका नर्मदा नदी, उसके बाद सोन नदी और उसके बाद जो हिला नदी, ये सभी का उद्गम कहाँ पे है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अच्छा अगर बात किया जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, बैतूल जिला, यहीं से उद्गम होता है, जो कि मुल्ताई से सतपुड़ा रेंज से इसका उद्गम स्थल
है, याद रखेंगे आप सभी। सतपुड़ा रेंज से भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, या कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि भारत को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। अगला है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो यहाँ लगभग जो है कि 70% पर वन देखने के लिए मिलता है भूटान। अच्छा, भूटान की राजधानी कहाँ पे है, थिम्पू। मुद्रा क्या है यहाँ पर, नुगल ट्रम है, याद रखिएगा आप सभी, जिसे नुगल ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भूटान जो है भारत का एक संरक्षित देश है, याद रखिएगा आप सभी। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन को, कोई बता सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखिएगा आरक्षित वन। कौन सा वन आपको बताएं, लिख देते हैं साइड में, इसको ध्यान दीजिएगा, आरक्षित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका वर्गीकृत वन होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा वन होता है, वर्गीकृत होता है। और तीसरा आपको याद रखना है कि संरक्षित वन होता है। किस प्रकार का वन, संरक्षित। तो कितने वर्ग में, 3, पहला आरक्षित, दूसरा अवर्गीकृत और तीसरा आपका संरक्षित होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। देखिए, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए, अपने तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको लगता है कि हम मेरे लिए क्लास है तो आप सभी इसे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने तरफ से तो हम 100% एफर्ट लगा के आपको सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यकों का शासन ये आपको भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता है, जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव यहां पर होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, याद रखिएगा, और उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये सभी आपका बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र में है, जबकि बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो यहां से आपका चीनी उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो चीनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है, तो यहां पर अपमंदन क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो जितना आपको दिया गया है चालना उसको क्या करना है, समय से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर इसका आंसर जो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में ज्यादातर जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी कि यहां से जो है कि आपका कह सकते हैं कि वर्षा उत्पन्न होता है, उसके बाद ये पूरे भारत में वर्षा कराता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं पर अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहां पर लौटती मानसून में बारिश होता है ठंड के समय में, बट यहां पर बात किया गया उत्तर भारत की ओर, इस भारत की ओर की बात किया गया तो यहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, याद रखेंगे। अगला है मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य कह लीजिए या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है मानस, ये आपका असम में है। इसके अलावा काजीरंगा भी आपका असम में ही है जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में, यानी कि यूके में है, और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, जिससे हम सभी हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौलगी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ER से संबंधित है। ER का अर्थ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का होता है ये, एक आपका चिकनी सतह होता है, एक खुरदरी सतह होता है। तो जो खुरदरी सतह पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है, तो वो आपका आत्महत्या की थैली होता है, जो कि कोशिका का अंग अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अगर कोशिका का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है, तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA की बात किया जाए तो परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, याद रखिएगा आप सभी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में घिरा रहता है, तो याद रखिएगा। अगला है अंतरजातीय संकरण किन 2 के मध्य होता है, तो अंतरजातीय संकरण जो देखने के लिए मिलता है एक ही जीन
के अलग अलग जातियों के मध्य देखने के लिए मिलता है। एक ही जीन है बट उसका अलग अलग जाति जो है उसी के मध्य में हमको अंतर जातीय संकरण देखने के लिए मिलता है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। तो इसमें यादृच्छिक गति होता है। तो ये एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि कौन उत्तक संवहनीय बंडल बनाते हैं। तो यहाँ पर संवहनीय बंडल की बात किया गया है। तो राइट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम को आपसे समझिएगा। जाइलम जो होता है ना वो पानी का परिवहन करता है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम का कार्य क्या होता है, पानी का परिवहन करता है। मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है। तो पानी का परिवहन कब होगा, तो पूरा जमीन से यानी कि जड़ के माध्यम से वो पानी को लेके आएगा। उसके बाद जो है कि पौधे के हर भाग में पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन तैयार किया जाता है पत्ती के द्वारा, तो वो भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, हर भाग में पौधे का, तो वो आपका फ्लोएम का होता है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वो रंग कौन सा हो जाएगा, तो बैगनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बैगनी रंग की अगर बात किया जाए तो इसका विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है, बट तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम सभी क्या करते हैं, खतरे की घंटी के रूप में प्रयोग करते हैं लाल रंग का, क्योंकि दूर से ही ये हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और इसका विक्षेपण लाल रंग का कम होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, बैगनी रंग का, ध्यान देंगे। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। बात समझ गए, बिल्कुल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका एक नाभिक है और यहाँ पर जो ये कक्षा आप सभी देख रहे हैं ये क्या होता है, वृत्ताकार में होता है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की बात किया गया है तो वृत्ताकार होता है। अच्छा, नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इस पे आपका चार्ज जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, जो कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, नाभिक में क्या क्या चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, जो कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक का उदाहरण है। तो ये सभी जो है कि आपका कवक का उदाहरण हो जाएगा। टॉड स्टूल हो जाएगा, पफ बॉल हो जाएगा, उसके बाद ईस्ट, ये सभी कवक है। मशरूम भी कवक का उदाहरण है। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन को समझिएगा आप सभी, पहला कथन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है आप सभी से। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था, नहीं, गलत बात। परमाणु संख्या पर नहीं, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग है, नहीं, गलत है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आवर्त सारणी में अगर वर्ग की बात किया जाए तो 18 वर्ग है प्लस में 7 आवर्त है, याद रखिएगा आप सभी, 7 आवर्त हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो गया, ए और बी। अब बचा डी नंबर, यानी कि यही सही होगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है, ये एक जो है कि वर्ग रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा, वर्गीकरण के आधार पर। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आपसे हमको बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी। मौसले को कहा जाता है या मौजले आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप मौसले भी कर सकते हैं। इसी ने सबसे पहले जो है कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया था वो परमाणु क्रमांक पर बनाया था। किस पे बनाया, परमाणु क्रमांक पर बनाया था, याद रखिएगा आप सभी, परमाणु क्रमांक पर बनाया था। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है और लगाए गए बल पर करता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। टाइथ क्या था, तो देखिए टाइथ एक प्रकार का कर है और ये किस प्रकार का कर था, धार्मिक कर था, याद रखिएगा, धार्मिक कर था। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दिलासा दिलाना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ले चला साथ में मुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनका,
इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, और यहाँ पर भिक्षुक सोना ही लेकर जा रहा है। तो जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए या कल्पना की बात किया जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर संभावना ही बताया जा रहा है कि जो कनक है ना वो भिक्षु लेकर चल गया है, यानी कि स्वर्ण लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर कल्पना प्रकट किया जा रहा है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हालांकि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ आपको हम ट्रिक भी बताए थे जानने के लिए, जैसे कि जनु हो गया, मनहु शब्द देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप कह सकते कि ज्यों शब्द जो होता है ये देखने के लिए मिल जाता है, या आप मानो शब्द देखते हैं। ये सभी शब्द जो देखने के लिए मिलता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है। तो ज्यों शब्द से इसको आप पकड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर कीजिएगा तो आप सभी परिधन इच्छा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, मन धर हर होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर वाक्य का वर्गीकरण की बात किया गया। तो आपको पता है कि सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर ज्ञानार्थक वाक्य कोई भी नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलता है ये जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देख लीजिएगा क्या कहा गया है आप सभी से कि जलता है जीवन पतंग में, इसमें अलंकार आप सभी को बताना है। अच्छा, रूपक अलंकार आपको हम कभी पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अच्छा, रूपक अलंकार में क्या होता है आप सभी को पता है? अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए या किन्हीं दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसको हम फर्क ही नहीं कर सकते, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। या किसी के जैसा आपको बताया जाए, जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, जलता है जीवन, किस प्रकार से? एकदम पतंग की जैसे जल रहा है, तो यहाँ पर किसी के जैसा बताया जा रहा है। या सिंपल भाषा में ये समझिए, एक आपको बताते कि मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना लेहो। तो यहां पर देख लीजिएगा जो खिलौना की बात किया गया ना, तो खिलौना किस प्रकार से चाहिए? इसको चंद्र के जैसे खिलौना चाहिए। तो आपको हम क्या बताएं कि जहां पर भी अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो यहां पर देखिएगा, जलता है जीवन, तो जीवन किस प्रकार से जलता है? पतंग के जैसा जलता है या पतंग में जलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चढ़ते चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट कट करता था सफल जवानी को। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? यहाँ पर देखिएगा वीरता की बात किया गया है। यहाँ पर देखिए तलवार उठाने की बात किया गया। तलवार कौन उठाता है? जो वीर व्यक्ति रहता है वही तलवार उठाता है। हालांकि महाराणा प्रताप की यहाँ बात आया है तो वह आपका कह सकते हैं कि एक वीर व्यक्ति था, तो यहाँ पर वीर रस होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइएगा आप सभी। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको ये बताइएगा कि वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाच्य होते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो अंधेरा शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक प्रकार का संज्ञा शब्द है? नहीं, गलत हो जाएगा। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम या कह सकते हैं कोई स्थान हो जाए, ये सभी संज्ञा शब्द है ना। जैसे किसी के भाव को बताया जाए तो वहां पर संज्ञा शब्द हो जाता है। बट यहाँ अंधेरा की बात किया गया है। जो शाम का समय होता है या रात का समय होता है वो क्या होता है? अंधेरा होता है। यानी कि यहाँ पर विशेषता प्रकट किया जा रहा है। क्या प्रकट किया जा रहा है? विशेषता को प्रकट किया जा रहा है कि अंधेरा होने से पहले मैं लौट आया, कहां से? खेत से। तो यहां पर विशेषण पदबंध होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां अंधेरा जो है ये आपका विशेषण शब्द है, ना कि संज्ञा शब्द है, ना कारक शब्द है। अगला है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला है कि अ कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर अ है तो अर दीर्घ और प्लुप्त तो होगा नहीं, तो ये हरस स्वर होगा। दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ज्यादा समय लगे और कम समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलज शब्द में समास छिपा है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जलज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, पता है आप सभी को, यानी कि जल में जो उत्पन्न हुआ है। तो जल में क्या उत्पन्न हो सकता है? कमल उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा?
बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को प्रकट कर रहा है। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? चलिए क्वेश्चन 47 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा रूपक अलंकार? यहाँ पर देखिएगा जो मुरझाने की जो बात किया गया ना, वो किस प्रकार से मुरझाने की बात किया गया? हृदय का जलजात की तरह मुरझाने की बात किया गया। क्वेश्चन को समझिएगा कि सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात की तरह। तो हृदय किस प्रकार से मुरझाया है? जलजात की तरह। या कह सकते हैं कि दोनों में आप अंतर कर सकते हैं, हृदय और जलजात में अंतर करके देखिए, अंतर नहीं कर पाइएगा। या कह सकते हैं कि जिसके जैसा हो जाए, तो यहाँ पर हृदय किसके जैसा मुरझा रहे हैं? जलजात की तरह मुरझा रहे, रूपक अलंकार होगा। अगला है कि भर लाओ सीपी में सागर प्रिय, मेरा अब हार को विजय करो। तो यहाँ सीपी का अर्थ क्या होता है पता है आप सभी को? बता सकते हैं कोई हमको? एक चुटकी ले सकते हैं, या दोनों हाथ को बांध के जब पानी लेते हैं हाथ में, उसी को कह सकते हैं कि एक सीपी में आप सागर भर के लाओ और मेरा जो हार है अब उसको विजय करो। तो यहाँ पर विरोध ही प्रकट किया जा रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन दिया हुआ था, फूली डाले सुकुसुमरी ती की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे, इसमें कौन सा वर्णिक छंद होगा? तो इसमें आपका मादा क्रांता होगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अगला है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार हो जाए? यहां पर देखिएगा एक वर्ण का बार बार आवर्ती हुआ था, च च च च, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आवर्ती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि चौराहा में कौन सा समास है बताइए? चौराहा, इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ संख्या गिनती करने के लिए मिल रहा है। अगला है कि काटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर करना। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। परलोक का विशेषण क्या होगा? तो परलोक का विशेषण जो हो जाएगा परालौकिक होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। बताते हैं कि इस किताब का क्या मूल्य है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी बात ये सभी आपका वाक्य गलत है। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार।